नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इतिहास को दोहराने के इस क्रम में इस समय हम मौर्यकालीन प्रशासन को देख रहे हैं और इस मौर्यकालीन प्रशासन में हम पदाधिकारियों का जिक्र देखने वाले हैं। पदाधिकारियों में नाम आपके सामने दिए हुए हैं और ये किस विभाग के अध्यक्ष या मुखिया होते थे इसका विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो पणयाध्यक्ष है, सुराध्यक्ष है, गणिकाध्यक्ष है, सीताध्यक्ष है, अकाराध्यक्ष है, लक्षणाध्यक्ष है, लोहाध्यक्ष है और नवाध्यक्ष है। इतने सारे अध्यक्षों को आप यहाँ देख रहे हैं। इनका काम क्या होता था देख लीजिए। जो पणयाध्यक्ष होते थे वो वाणिज्य के अध्यक्ष कहे जाते थे, मतलब वाणिज्य विभाग के ये मुखिया होते थे। सुराध्यक्ष या सूनाध्यक्ष जो होते थे ये बूचड़ खाने के अध्यक्ष होते थे, मतलब जो कसाई खाना होता है जहां बलि दी जाती है, जानवरों को काटा जाता है, वहां के कामकाज की देखरेख का जिम्मा इनके पास होता था। गणिकाध्यक्ष जो होते थे वो वेश्याओं के निरीक्षक होते थे। इसका मतलब यह है कि उस समय वैश्या जो वृत्ति थी वो प्रचलित थी, मतलब उस समय गणिकाएं होती थी। गणिका किसको कहा जाता है? वैश्या को कहा जाता है। और इनका निरीक्षण करने का काम, इनके कर्मों पर नियंत्रण रखने का काम ये होता था गणिकाध्यक्ष का। इसके बाद सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष जो थे ये राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे, मतलब एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट इनके पास था। अकाराध्यक्ष ये खानों के अध्यक्ष होते थे, जो उस समय की खान होती थी जहां से विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त किए जाते थे, उनकी देखरेख का जिम्मा इनके पास होता था। लक्षणाध्यक्ष जो होते थे ये छापे खाने के अध्यक्ष होते थे, यहाँ पर छपाई का काम होता था। और लोहाध्यक्ष जो होते थे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनका संबंध सिर्फ लोहे से है, ये धातु विभाग को देखते थे। खान से निकलने वाले जो अयस्क होते थे उससे बनने वाले हथियारों या बनने वाले सामग्रियों का निरीक्षण करने का काम ये लोहाध्यक्ष का होता था। तो ये दोनों ही जो डिपार्टमेंट थे ये आपस में जुड़े हुए थे। इसके बाद अंतिम में है नवाध्यक्ष। तो नवाध्यक्ष का मतलब कोई नए अध्यक्ष नहीं, बल्कि नव का मतलब यहाँ पे जल से है। आपने सुना होगा नौसेना, तो नौसेना का मतलब क्या? नई सेना नहीं, ये पानी वाले क्षेत्र में काम करने वाली सैन्य होती है। तो यहाँ पर नवाध्यक्ष जो थे ये जहाज रानी के अध्यक्ष थे, मतलब जहाज या जो जहाज से संबंधित समुद्री व्यापार का काम होता था या जल संबंधी कार्यभार होता था उसको देखने का काम करते थे, नदियों के सहारे हो या समुद्र वाला हो। ये सब चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। तो ये सब क्या थे? ये पदाधिकारी थे और इनके जिम्मे अलग अलग जो विभाग थे वो बटे हुए थे। आपने इन्हें देखा। इसके अलावा एक और है, पत्तनाध्यक्ष है। यहाँ पे पतनाध्यक्ष नहीं होगा, पतन का मतलब गिरावट हो जाएगी, तो यहाँ पे एक आधा त जोड़ लीजिएगा, मतलब इस प्रकार से त लिखिए और उसके ऊपर आधा त ऐसे जोड़ लीजिए। तो ये पत्तनाध्यक्ष है। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जैसे विशाखापत्तनम। तो यहाँ पर ये बंदरगाहों की देखरेख करने का काम करते थे। तो जहाज रानी वाला जो विभाग है और ये पत्तनाध्यक्ष, दोनों के कार्यभार आपस में जुड़े हुए थे, मतलब नवाध्यक्ष और पत्तनाध्यक्ष ये एक दूसरे का सहयोग करते थे, सहयोग से काम करते थे। ये कुछ हमने देखा। इसके बाद गांवों का जो शासन है उसे स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था जो है ये शुरू होती है मौर्यों से, मतलब मौर्य काल से या मौर्यकालीन शासकों से ये काम स्टार्ट होता है। मतलब गांव में जो पंचायतें होती थी वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्यभार को कर सकती थी, उस पर कोई बाहरी प्रेशर नहीं होता था या कम होता था, होता तो था लेकिन कम होता था। तो इस प्रकार का काम करने का जिम्मा मौर्यों को दिया जाता है। प्रशासनिक सुधार इन्होंने बड़े पैमाने पर किए। और इस काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे का निर्णय देने की स्वतंत्रता रखती थी, मतलब उसके पास अपना एक अधिकार होता था, हक होता था, और उस अधिकार का उपयोग करके वो गांव संबंधी किसी भी मामले पर अपना फैसला दे सकती थी। लेकिन विवाद अगर वहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो राजा तक भी पहुंच सकता था, और राजा तक पहुंचेगा तो फिर उसका फैसला राजा देंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होती थी। ये चीजें हम देख रहे हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह के विच्छेद की अनुमति दी गई। मतलब ये कहा गया है कि अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है, आज के समय में भी ऐसा होता है, तो उस समय की बात कही गई है कि मतलब विवाह विच्छेद किया जा सकता है, अर्थात तलाक लिया जा सकता है। स्त्री के पास स्वतंत्रता है कि अपने नाकारा पति को छोड़कर वो किसी और विकल्प की तलाश करे, मतलब अपने से आत्मनिर्भर हो जाए या किसी दूसरे की तलाश करे, उस व्यक्ति को छोड़ दे। तो ये विवाह विच्छेद का जो विवरण है वो यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी, वही चीज है, मतलब विवाह विच्छेद, इसी को यहाँ पे इस्लामिक भाषा में तलाक कहा जाएगा। इसके बाद पति के बहुत समय तक विदेश में रहने पर और उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है। मतलब मान लीजिए कोई पति जो है वो अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से पलायन कर गया, बहुत लंबे समय तक गायब रहा और फिर वापस आता है,
या वो शारीरिक दृष्टि से अयोग्य है, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है, या कोई और उसके अंदर विकृति है, तो स्त्री अपनी स्वेच्छा से उसका त्याग कर सकती है। इतनी आजादी उनके पास होती थी। अब इसके विपरीत ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाओं के पास अधिकार थे, पुरुषों को भी बराबर का अधिकार मिला हुआ था। यहाँ पर पत्नी अगर व्यभिचारिणी हो जाती है या बांझ हो जाती है, बंध्या का मतलब क्या, बांझ, जो कि बच्चे न पैदा कर सके, तो इस प्रकार की जो स्त्री होती थी उसे त्यागने का अधिकार पति के पास भी होता था। तो यहाँ पर इन अधिकारों का जो दुरुपयोग है वो भी होता था, मतलब शोषण के तौर तरीकों पर। और इन अधिकारों का इस्तेमाल महिलाएं कम करती थी और पुरुष ज्यादा करते थे, और इसीलिए यहाँ पर स्थितियां जो स्त्रियों की थी वो सुधरती नहीं है, उनमें गिरावट जारी रहती है, हालांकि नियंत्रित रहती है। तो अगर पत्नी जो है वो व्यभिचारिणी हो जाती है, यानी उसका जो चरित्र है वो नष्ट हो जाता है, चरित्र विहीन हो जाती है, या संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, वंश वृद्धि नहीं कर सकती है, तो ऐसे में जो पुरुष होता था वो उसे त्याग सकता था। तो देखिए, चरित्रहीन हो जाना ये तो अवगुण कहा जा सकता है, लेकिन बंध्या हो जाना इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है, ये तो प्राकृतिक है। तो ऐसे में बिना दोष के भी कभी कभी महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, और इसके उलट महिलाएं जो है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, क्योंकि पुरुषों का उन पर पूरा नियंत्रण होता था, कंट्रोल होता था, वो चाह कर भी अपने पति को छोड़ नहीं पाती थी। तो यहाँ शोषण तो तब भी होता था, लेकिन अधिकार दिए गए थे, ये मायने रखता है। इसके बाद मनुस्मृति के 38वें खंड में ये उल्लेख प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिसका पति मर गया हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। मनु महाराज ने अपना ही कानून यहाँ पे प्रस्तुत किया था, और इनका कानून जो है ये शोषणवादी बन गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कठोर परंपराएं थी जो कि पितृसत्तात्मक जो समाज है उसको पोषण देती है। तो देखिए, पोषण देना एक ठीक बात है, लेकिन किसी एक पक्ष को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देना और किसी एक पक्ष को एकदम कुचल देना, ये किसी भी ग्रंथ की सबसे बड़ी खराबी है, या किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी मानसिक विकृति है। तो बेशक मनु महाराज ने कुछ अच्छा काम किया हो, लेकिन ये जो मनुस्मृति ग्रंथ है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भेदभाव से भरी हुई है, और यही कारण है कि यहाँ लोग इस पे आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने का ये जायज कारण है। तो मनुस्मृति के 38वें खंड में ये उल्लिखित है कि मतलब आदमी तो फिर से विवाह कर सकता है, उसकी पत्नी मर गई तो वो फिर से शादी कर लेगा, लेकिन औरत नहीं कर सकती। वो जिंदगी भर उसी की विधवा के नाम से अपना जीवन यापन करे कि फलाने की विधवा है। अब ये भी कोई पहचान होती है, लेकिन उस समय थी। अच्छा, इसके बाद विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय यानी फालन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था, यानी निम्न क्षत्रिय। जो विदेश से आए हुए लोग थे वो विदेशी के तौर पे देखे जाते थे और उन्हें निम्नता प्राप्त थी, मतलब उतना ज्यादा ऊंचा दर्जा नहीं प्राप्त था। ये सब हम यहाँ देखते हैं। इसके बाद सारनाथ का जो स्तंभ है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और इस स्तंभ के शीर्ष में सिंह की आकृति बनी हुई है। सारनाथ का जो स्तंभ है उस स्तंभ को आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये है सारनाथ का वो सिंह स्तंभ या अशोक स्तंभ से कहा जाता है। सम्राट अशोक के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये भारत का राज्य चिन्ह है। भारत सरकार इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो शब्द है वो उल्लिखित होता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। और ऊपर ये साहस और शौर्य के प्रतीक के तौर पे 4 सिंह जो हैं ये रक्षक के तौर पे खड़े हैं। खड़े नहीं है बल्कि बैठे हुए हैं, और बैठे कैसे हैं, सावधान मुद्रा में बैठे हैं। इनका मुंह खुला हुआ है और ये पूरी तरह से सक्रिय है कि बस अब सामने कुछ दिखा और अटैक कर दिए। तो ये रक्षक के तौर पे यहाँ रक्षक की भूमिका निभाते हैं, और इनकी संख्या 4 है। 3 सामने दिख रहे हैं और एक पीछे है। इसके नीचे धर्म का चक्र बना हुआ है और उसके किनारे कुछ पशु बने हुए हैं जो कि अलग अलग बातों के प्रतीक हैं। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ चित्र दिखाना अनिवार्य था। वापस चलते हैं उसी स्थान पर। यहाँ हम अशोक स्तंभ के बारे में देख रहे हैं। तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और इस स्तंभ में जो शीर्ष भाग है वहां सिंह की आकृतियां बनी हुई है, मतलब 4 सिंह हैं टोटल, जो कि शक्ति के प्रतीक हैं और रक्षक हैं, मतलब ये 4 द्वारपालों की तरह है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया है। ये हमारे शौर्य का प्रतीक है, हमारे वैभव का प्रतीक है। और मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से बने हुए हैं। ये खास बात है। देखिए, अशोक के समय के और खास तौर पे मौर्य काल के, मतलब पूरा जो मौर्य युगीन स्थापत्य है उसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और ये कहां से लाए गए हैं, तो चुनार से। ये इसमें विशिष्टता है। तो जो अशोक स्तंभ आपने देखा वो भी बलुए पत्थर से ही बना हुआ है। इसके बाद स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची का जो स्तूप है इस मामले में काफी श्रेष्ठ है। और सांची है कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसकी जो लोकेशन है इसको जानते रहिए। सांची कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये अशोक के द्वारा बनवाया गया है। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था, जबकि भरहुत का स्तूप जो है, भरहुत के स्तूप का भी नाम यहाँ देख लीजिए, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में, जिसकी तिथि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है।
सांची और भरहुत के जो स्तूप हैं, इनकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इनका नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं। और अमरावती का जो स्तूप है, अमरावती कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र की वर्तमान राजधानी भी है। जब से आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ है तब से वहां पर दो हिस्से हो गए। एक तो तेलंगाना एक अलग प्रदेश बन गया और दूसरा आंध्र प्रदेश के रूप में अलग हो गया। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। हालांकि अभी हैदराबाद ही दोनों की संयुक्त राजधानी के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन अमरावती जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो जो अमरावती है वो आंध्र की राजधानी बन जाएगी और जो तेलंगाना की राजधानी है वो हैदराबाद रहेगी। तो ये चीजें हैं। फिलहाल यहाँ अमरावती का जो स्तूप है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसकी जो लोकेशन है वो दी हुई है। तो कृष्णा नदी का जो दाहिना तट है वहां पर ये पाया जाता है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, इन्हें मैकेंजी भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये फौजी थे। इन्होंने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। और सारनाथ का जो धमेख स्तूप है ये गुप्तकालीन है। यहाँ पर अलग अलग स्तूपों का वर्णन है और ये किस समय के हैं, किसने बनवाया, ये मायने रखता है, और किसने खोजा यह भी महत्वपूर्ण है। तो आपने शुरू किया था सांची के स्तूप से और आपने देखा कि स्थापत्य कला की दृष्टि से ये काफी ज्यादा कलात्मक है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कहाँ पे? तो ये एमपी में है, अशोक ने बनवाया था। और इसके अलावा जो भरहुत का स्तूप है ये भी मध्य प्रदेश में ही है, सतना जिले में। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की इसकी तारीख है। सांची और भरहुत के जो स्तूप हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्हें खोजने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके अलावा अमरावती का जो स्तूप है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसकी जो स्थिति है उसको जानते रहिए। और इसे खोजने वाले जो व्यक्ति थे वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे। ये विशिष्ट बात है। कब खोजा गया था? तो 1797 में। इसके बाद सारनाथ का जो चौखंडी स्तूप है, जिसे कि धमेख स्तूप या धर्मराजिक स्तूप भी कहा जाता है, कई नाम उसी के हैं, चौखंडी, धर्मराजिक और धमेख। ये गुप्तकालीन है, ये गुप्त काल में बनवाया गया था और यह बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। स्तूप प्रायः ऐसे ही होते हैं, हालांकि कुछ स्तूपों में आधार भी मौजूद है, लेकिन इसमें नींव नहीं डाली गई है। इसे एक बैलेंस कंडीशन में, जैसे कटोरा उल्टा करके रख दिया जाता है, वैसे ही जमीन पर बना दिया गया है। स्तूप शब्द का मतलब आपने पीछे देखा था और जो अंग्रेजी वाला इसका समानांतर वीडियो लेक्चर चल रहा है उसमें मैंने डिटेल में व्याख्या भी की है। स्तूप का मतलब ये ऋग्वेद से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है वृक्ष का तना, पेड़ का जो तना होता है उस प्रकार से स्तूप को उसमें वर्णित किया गया है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद बिहार में पटना। अच्छा, स्तूपों को बनवाने का उद्देश्य क्या था ये आप जानते हैं? बौद्ध धर्म को आप पीछे देख चुके हैं, तो बुद्ध से संबंधित है स्तूप, बौद्धों ने बनवाए हैं। स्तूप में अवशेष होते थे बुद्ध के और उनके अनुयायियों के, उनके जो प्रिय शिष्य होते थे या बौद्ध धर्म से संबंधित महान व्यक्तित्व होते थे, और बुद्ध के स्वयं के जो अस्थि अवशेष थे वो यहाँ पे कलश में सुरक्षित रखे जाते हैं। और इसीलिए स्तूप बौद्ध मतावलंबियों की आस्था का केंद्र बन जाते हैं। यहाँ वो पूजा पाठ के पर्पज से आते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद और देखिए, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से यहाँ पर आप सांची के स्तूप को देख चुके हैं और धमेख स्तूप को आपने देखा। इसके बाद बिहार के पटना में, बिहार की राजधानी है पटना, जो कि प्राचीन काल में, मतलब ये मौर्य काल की बात कर रहे हैं, तो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके समीप बुलंदी बाग है और इसके बाद कुम्हरार। ये जो क्षेत्र हैं बुलंदी बाग और कुम्हरार, यहाँ पे खुदाई की गई और खुदाई जब की गई तो यहाँ से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। मतलब उस समय लकड़ी से नगर निर्माण या भवन निर्माण किया जाता था और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो भी लकड़ी से बना हुआ था। और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय, यहाँ देख लीजिए, इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को दिया जाता है। ये स्पूनर नाम के जो इतिहासकार थे, इन्होंने इस प्रकार के लकड़ी के बने हुए भवनों के अवशेष, अवशेष कहना सही नहीं रहेगा, ध्वंसावशेष प्राप्त किए। मतलब एकदम ध्वस्त हो चुका जो ढांचा था वो इन्हें मिलता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं और कुम्हरार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि ये राजा का महल रहा होगा। और उस समय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ऐसा कहा जाता है कि मौर्य काल में राजा का जो आवास था वो लकड़ी का बना हुआ होता था। इसके बाद बुलंदी बाग जो है ये पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल माना जाता है। ये कुछ चीजें यहाँ हमने देखी। और इसके अलावा जो अगला वाला पैराग्राफ है इसको देख लीजिए। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, उसे इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये शुरुआत में एक सेनापति था, मौर्य साम्राज्य का सेनानायक था और मौर्य कालीन जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी ये हत्या कर देता है। महत्वाकांक्षी था, अपने शासन पे कब्जा जमाना चाहता था, तो उसकी हत्या करके ये तुरंत राज सिंहासन पर आसीन होता है। इस प्रकार का क्रम यहाँ बढ़ता है।
और शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। योग्यता पुष्यमित्र शुंग में ही ज्यादा थी। उसके बाद के जो शासक हुए हैं वो उतने ज्यादा योग्य नहीं थे, और सबसे ज्यादा निकम्मा और नालायक था देवभूति। ये सबसे अंतिम था। ये अत्यंत विलासी था। जो इसके पूर्वज बना कर गए थे उसी को ये खा रहा था, उसी का ये ऐशो आराम कर रहा था, उसे भोग रहा था। और वह अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मारा जाता है। यहाँ पर षड्यंत्र लगातार चलते हैं। आपने पीछे देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य को षड्यंत्रों से बचाने के लिए ही चाणक्य रोज जहर दिलवाते हैं, मतलब उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष का सेवन करवाते हैं। तो इस प्रकार की जो षड्यंत्रकारी गतिविधियां हैं ये राजमहलों में चलती थी, आम बात थी। और जब ये प्रबल हो जाते थे तो साम्राज्य का तख्ता पलट हो जाता था। वही यहाँ होता है। जैसे मौर्य साम्राज्य का अंतिम समय आ जाता है, बृहद्रथ को मार डाला जाता है और वहां पे पुष्यमित्र शुंग आकर कब्जा जमा लेता है। ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसके बाद फिर देवभूति जो इस वंश का अंतिम शासक होता है, शुंग वंश का, वो ऐश आराम में डूबा रहता है। और उसका जो अमात्य यानी उसका जो मुख्यमंत्री रहता है वासुदेव, वो षड्यंत्र करके इसे मार डालता है। और इसके बाद कर्ण वंश की नींव पड़ती है। तो वायु पुराण के अनुसार पुराणों में राजवंशों का, जो प्राचीन भारत के राजवंश है, उनका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो वायु पुराण में अंतिम कर्ण वंश का शासक जो है वो सुशर्मा को बताया गया है। और कहा गया है कि कर्ण वंश का जो अंतिम राजा था सुशर्मा, इसने आंध्र जातीय सिमुक को मार डाला था। माफ कीजिएगा, सिमुक के द्वारा इसे मार डाला गया था। यहाँ उल्टा बोल दिया गया। सुशर्मा जो था इसे कौन मारता है? सिमुक मारता है। और सिमुक कौन था? ये एक भृत्य था। भृत्य का मतलब समझते हैं दोस्तों? यहाँ जो शब्द है ये थोड़े से तत्सम है। भृत्य का मतलब होता है सेवक। ये एक तरह का सेवक या दास कह सकते हैं, जो सेवा टहल का काम करे। तो ये सिमुक और कोई नहीं था, इसे सिंधुक या सिमुक के नाम से जानते हैं। ये सेवा करने का काम करता था, चपरासी के तौर पे था। और ये अपने मालिक को मार डालता है। ये आंध्र जातीय था, मतलब आंध्र जाति से संबंधित था। और उसके बाद यहाँ से सिमुक के द्वारा एक नए राजवंश की नींव डाली जाती है। वो राजवंश कौन सा था ये आप जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिमुक के द्वारा किस राजवंश की नींव डाली जाती है। इसके बाद ईसा पूर्व कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गिरनार जो क्षेत्र था वहां पे पानी का अभाव बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया। और यही कारण था कि बांध बनवाने, नहर निकलवाने का काम ये मौर्यकालीन शासक करते हैं, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम लिया जाता है। बिंदुसार तो एक तरह से निकम्मा था। और उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी। सुदर्शन झील का बार बार उल्लेख देखते हैं, बाद में इसका जीर्णोद्धार भी करवाया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकलवाई थी। तो झील खुदवाने का काम दादा का था और नहर निकलवाने का काम पोते का था। बाप ने कुछ नहीं किया, बाप जो था वो सो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। शक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन किया है। और जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत भी करवाई थी। तो रुद्रदामन जो था वो कौन था? ये एक शक राजा था। ये क्षत्रप था, मतलब क्षत्रिय तो नहीं था, लेकिन अपने आप को क्षत्रप की उपाधि से सम्मानित करता था। इसका जूनागढ़ अभिलेख काफी मायनों में खास है, क्योंकि तत्कालीन समाज और तत्कालीन प्रशासन की इससे काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। और इसी में सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। और कहा गया है कि इन दोनों ने इसमें अपना योगदान दिया था, मतलब चंद्रगुप्त ने भी और अशोक ने भी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि रुद्रदामन ने, जिसका ये खुद का अभिलेख था, उसने इस झील की मरम्मत करवाई थी, इसे रिपेयर करवाने का काम किया था। ये कुछ बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं। रिपेयर क्यों करवाया था? क्योंकि ये झील उस क्षेत्र की आवश्यकता थी। ये झील जो है उस क्षेत्र को काफी राहत दे रही थी। वहां सिंचाई और कृषि कार्य इसी की वजह से संभव हो पा रहा था। तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। यह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वही बातें जो पीछे वाली आपने सुनी है वो यहाँ दोहराई जा रही है। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। जो ब्रिटिश एम्पायर था उससे फैला हुआ साम्राज्य अपना स्थापित करता है। सीमाएं ईरान से मिलती हैं और इसने अखंड भारत का जो अपना अभियान था उसे साकार किया था, काफी हद तक उसे सफल बनाया था। ये चीजें मिलती हैं यहाँ से। तो चंद्रगुप्त मौर्य पर हमें गर्व करना चाहिए। इसके बाद मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वास्तव में जो भारतीय संस्कृति की मूल अवस्था है, बाद में तो भारतीय संस्कृति पर बहुत सारे विदेशी प्रभाव पड़ते हैं। जो बाहर के आक्रमणकारी हैं, चाहे वो यूनानी हो, उसके बाद जो अरबी लोग थे, मतलब इस्लामिक आक्रमण होते हैं, उसके बाद फिर क्रिश्चियन जो आक्रमण होते हैं या इनका प्रवेश होता है, मतलब यूरोपीय शक्तियां आती हैं। तो इनका प्रभाव जो है भारतीय संस्कृति को मटमैला कर देता है। मतलब इसकी जो मूल अवस्था होती है वो खो जाती है। वो तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो इतनी समावेशी है कि वो जितनी भी बाहर से आने वाली चीजें हैं वो अपने अंदर समेटती है, लेकिन खुद को नष्ट नहीं होने देती। हमारा वजूद जो है वो लगातार बना हुआ है।
तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? समावेशी होना। कारण भी यही है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य जो है ये अखंड भारत का स्वप्न लेकर चलता है और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे साकार किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यानी मौर्य वंश जो था और इसके अलावा गुप्तकालीन जो शासक थे, इनके समय में भारतीय संस्कृति अपनी मूल अवस्था में रहती है। इसमें बाहरी जो हस्तक्षेप हैं वो इसे इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे होते हैं और ये इसके उत्कर्ष का समय होता है और बाद में धीरे धीरे इसमें पतन होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। इसके बाद विशाखा दत्त का जो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की काफ़ी पानी पी पी कर व्याख्या की गई है। और पानी पी कर व्याख्या करने का मतलब समझ रहे हैं, कोसा गया है उसे। इसमें इसकी विस्तृत सूचना मिलती है और कहा गया है कि बहुत निम्न कुल का या कुलहीन था, मतलब इसे निकृष्ट बताया गया है। तो ये विशाखा दत्त के अपने विचार थे और सिर्फ अकेले इन्हीं के विचार थे। बाकी जहाँ भी हमें इसका वर्णन मिलता है तो अच्छे रूप में मिलता है। तो ये चीज़ें हैं मुद्रा राक्षस में। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होने वाली जितनी दुरभिसंधियाँ थी, दुरभिसंधि का मतलब षड्यंत्र, उसका भी विवरण प्राप्त होता है। इसमें विषकन्याओं का भी उल्लेख मिलता है। तो ये तो बात सही थी, उस समय विषकन्याएं होती थी। और इसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य कुलहीन था, तो इसलिए कहा क्योंकि इसे जंगल से उठाकर चाणक्य ले आए थे और ये नंद वंश का ही वंशज था, ऐसा बताया गया। तो हो सकता है ये चीज़ें सही रही हों, लेकिन इस बात से भी तो मना नहीं किया जा सकता कि चंद्रगुप्त एक योग्य शासक था। बिना योग्यता के कोई इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता। मार्गदर्शन तो था ही चाणक्य का, लेकिन साथ में चंद्रगुप्त की योग्यता भी थी। तो ये चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। अब इसके बाद विलियम जोन्स, इनके बारे में कहा गया है ये पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त बनाया। मतलब यूनानियों ने चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोट्स बताया था, लेकिन उसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मान्यता देने वाले विलियम जोन्स थे। ठीक है। इसके बाद एरियन और प्लूटार्क, ये दो व्यक्ति जो है इन्होंने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन जो है ये सैंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त को जानते हैं। मतलब अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और जस्टिन का ही विवरण था जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से भेंट करता है। ये सही नहीं माना जाता, इसे प्रामाणिक नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा जस्टिन का कहना था। ये कुछ चीजें हमने देखी। और जस्टिन ने ये नहीं कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से भेंट करता है। जस्टिन ने ये कहा है कि सैंड्रोकोट्स नाम का एक प्रतापी शासक जो है, जो कि तत्कालीन एक बृहद साम्राज्य का मालिक था, वो सिकंदर महान के साथ भेंट वार्ता करता है। इसके बाद कौटिल्य, इनके बारे में हमने पीछे देखा। इनके दो नाम आपको और देखने के लिए मिलते हैं। इनके पिता का नाम चाणक था, तो वहां से बने ये चाणक्य, और इनका जो मूल नाम था वो विष्णुगुप्त था। ये एक ब्राह्मण थे, ये इन नामों से विख्यात थे। और मौर्य साम्राज्य का एक छत्र सम्राट, यहाँ आप देख लीजिए, जब मौर्य साम्राज्य भारत का प्रभावशाली साम्राज्य बनकर उभरता है और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ चंद्रगुप्त शब्द जो है गायब कर दिया है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भारत का एक छत्र सम्राट बनता है, तो कौटिल्य जो है ये प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पे आसीन होते हैं। यानी जो पूरा प्रशासन का नियंत्रण है वो एक तरीके से कौटिल्य के हाथ में होता है। हर क्षेत्र का पूरा प्रशासन ये अपनी मुट्ठी में रखते हैं और ये जो कहते हैं वही काम चंद्रगुप्त करता है। इन्हीं के एकदम निर्देशों पर चलता है, इन्हीं का शिष्य रहता है और इनका एहसानमंद भी रहता है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत वो सिंहासन को प्राप्त किया रहता है। इन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है और यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। मतलब राजकीय प्रशासन या राजकाज को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए और किस प्रकार से प्रशासन को सही तरीके से चलाया जाए, इसका पूरा जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वो अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। और अगर अर्थशास्त्र को आज के समय में भी लागू किया जाए तो ये काफी हद तक कुशल प्रशासन करने में लोगों को सहयोग देगा और इसकी कुछ चीजों को हम पालन करते भी हैं। तो ये चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। इसके बाद मित्र के बारे में कहा गया है, जो सप्तांग सिद्धांत आपने पीछे देखा था कि शरीर पूरा जो है वो राज्य है, उसके जो विभिन्न अंग हैं वो विभिन्न लोगों की भूमिका निभाते हैं। तो जो सुहृद या सुहृद होते हैं इन्हें मित्र कहा जाता है, यानी अच्छे लोग जो निकटतम संबंधी होते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के हिसाब से ये राज्य का 7वां अंग है और ये राज्य के कान की भूमिका में होते हैं। ये कान होते हैं यानी कर्ण होते हैं और इनसे जो भी राज्य सुनता है यानी राजा सुनता है उस पर अमल करता है। मतलब ये सलाह देने का काम करते हैं, सीधा सीधा इसका मतलब यही है। अच्छे दोस्त क्या करते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और उस पर अगर आप चलते हैं तो आप तरक्की करेंगे। और जो बुरे दोस्त होते हैं, चापलूस होते हैं, जो सिर्फ आपकी उपलब्धियां देखकर आपके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर मक्खन लगाते हैं, वो आपको अच्छी सलाह नहीं देते। सच्चा मित्र कौन है, जो बिना आपके विचार भाव की परवाह किए आपको सही सलाह दे। मतलब अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तब भी आपको बताए कि सही क्या है, वो है सच्चा मित्र। तो इस प्रकार के जो मित्र हैं वो राज्य के 7वें अंग के तौर पे देखे जाते हैं, मतलब कान के तौर पे, कान से आप सलाह को सुनते हैं। चलिए
अब इसके बाद राजा के जो मित्र होते थे वो शांति और युद्ध काल दोनों में उसकी सहायता करते थे। और इस संबंध में कौटिल्य आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं, मतलब सही मित्र कौन है और कौन बनावटी है, इसका भेद भी कौटिल्य ने किया था। ये बड़ी चीज है। और जो सहज मित्र होते हैं वो कृत्रिम मित्र से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, बेशक होते हैं। जो कृत्रिम मित्र होते हैं वो अवसरवादी होते हैं। आपका समय अच्छा चल रहा है तो वो आपके साथ रहेंगे, जैसे ही आपका समय खराब होगा वो आपका साथ छोड़ देंगे। जबकि जो अच्छा मित्र होता है, जो सच्चा मित्र होता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, बुरे समय में भी और अच्छे समय में भी, बल्कि बुरे समय में और मजबूती से खड़ा होता है। तो वही यहाँ पर वर्णन चाणक्य के द्वारा किया गया था। और ये कहा गया है कि जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश अवश्यम भावी है, यानी जल्दी ही होने वाला है, या एक तरह से अटल है, निश्चित है। कहने का मतलब क्या, किसी व्यक्ति के या किसी राजा के, यहाँ व्यक्ति का शब्द जो शब्द है वो राजा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आम जनता के बारे में भी ये बात लागू होती है। अगर आज के समय में भी इसे माना जाए तो हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। राजा के जो मित्र हैं अगर वो लालची हो जाएं, लोभी का मतलब क्या, लालची हो जाएं, कामी हो जाएं यानी काम वासना में विलीन हो जाएं, और कायर हो जाएं यानी डरपोक हो जाएं, इस प्रकार के लोग इसके मित्र बन जाएं तो राजा को भी अपने तरीके का बना देंगे। आप जानते हैं कि मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग करिए, यानी अच्छे लोगों के साथ में रहिए, बुरे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। हालांकि एक दोहा आपने सुना होगा, जब मध्यकाल आता है तो वहां रहीमदास कह देते हैं कि कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो उनका ये कहना था कि वही कोई भी अगर उत्तम प्रकृति का है, मतलब सही में सज्जन है, तो उसका कुसंग या कुसंगति जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे कि चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, मतलब सांप का जो जहरीला विष है उसको नहीं धारण करता है, वो अपनी शीतलता में ही मगन रहता है, अपने गुण को नहीं त्यागता। तो वो बात तो है, लेकिन प्रभाव पड़ता है, इससे यहाँ पे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए कौटिल्य ने मना किया है। कौटिल्य ने कहा है कि जो लालची, कामी यानी कामना से और वासना से भरपूर लोग हैं और कायर लोग हैं, ऐसे लोगों से राजा को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये राजा को नष्ट करने का काम करते हैं, उसे विनाश की ओर अग्रसर करते हैं। ये चीजें हमने देखी। अब इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र यहाँ जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सारी बातें हमें बताता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन राजनीतिक ग्रंथ होते हुए भी यह इतिहास के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें देता है। राजनीतिक नीतियों पर इस पर प्रकाश डाला गया है और इसमें अलग अलग प्रकार से इस प्रकार की नीतियां दी गई हैं जो कि चाणक्य नीति के माध्यम से अलग अलग रूप में प्रकाशित भी होती हैं, जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अब इसके बाद 150 ईस्वी का जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें वही चीजें फिर से रिपीट कर रही हैं, तो इसे बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ये सब आपने देखा है, वही चीजें यहाँ रिपीट की गई हैं। पुष्यगुप्त ये राज्यपाल हैं तत्कालीन चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये सिंचाई के लिए बांध बनवाते हैं और बाद में इसी बांध से नहरें निकलवाने का काम इनका जो पौत्र है अशोक वो करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा ये जो सौराष्ट्र प्रांत है यहाँ पर नहर बनवाने का और सिंचाई व्यवस्था बनाने का काम किया जाता है, और रुद्रदामन इसमें जीर्णोद्धार करवाने का काम करता है। सुदर्शन झील ये रहती है, आप जानते हैं। तो ये सब बातें हैं, और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इसका वर्णन प्राप्त होता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया था, ये सब चीजें। इसके बाद अशोक ने वही विशाल जनसमूह को ध्यान में रखकर एक धर्म का प्रतिपादन किया था जिसमें अहिंसा का जो भाव था वो भरा हुआ था, ये चीजें। तो ये सब हम देख चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे श्रीलंका के बारे में कुछ कहा गया है, तो इसको देख लीजिए। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक का साम्राज्य आपने देखा कि बहुत व्यापक था, लगभग संपूर्ण भारत को उसने ढक लिया था, लेकिन श्रीलंका अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है, यहाँ देखिए, ये देखिए, द्वितीय की मात्रा जो है इधर से होगी, तो द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी इनको छोड़कर सर्वत्र था। चोल, चेर और पांड्य वाले जो उधर के राज्य हैं दक्षिण भारत वाले, इसके अलावा सत्यपुत्र और केरलपुत्र और अंत में ताम्रपर्णी श्रीलंका वाला एरिया, इसको छोड़कर ये सर्वत्र फैला हुआ था। इन एरिया में इसका प्रचार प्रसार या जो भी विस्तार है वो नहीं था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा जाता है, और इन सीमावर्ती राज्यों को अशोक ने छोड़ रखा था। ये कुछ चीजें हैं। और सही बात यह है कि साम्राज्य विस्तार करते करते वो कितना फैलेगा, तो विस्तार की भी एक सीमा होती है। अब इसके बाद अशोक के बारे में कहा गया है कि ये 269 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठता है, अपने 99 भाइयों को मारकर ये रास्ता साफ करता है, और तब इसे सिंहासन मिलता है। था तो ये राजा का ही बेटा, बिंदुसार का बेटा था, लेकिन उसका चहेता नहीं था। योग्य होते हुए भी ये उदंड था,
उपद्रवी था और इसी वजह से इसका पिता जो था इसे पसंद नहीं करता था, और कुछ और भी बातें थी। जो सुशीम नाम का उत्तराधिकारी था बिंदुसार का, उसकी माता से बिंदुसार का बहुत ज्यादा लगाव था, मतलब उनकी वो प्रिय रानी हुआ करती थी, और इस वजह से उनके बेटे को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मतलब महत्व देते थे, और अशोक को नजरअंदाज करते थे। हालांकि बिंदुसार को भी अच्छी तरह मालूम था कि योग्य कौन है, और अंत में अशोक अपनी योग्यता सिद्ध करता है, भले ही इसके लिए उसे अपने भाइयों का गला काटना पड़ता है। तो गला काटने वाला इतिहास कोई नया नहीं है, ये चलेगा, अभी आगे भी चलेगा, एक दूसरे का गला काट के गद्दी हासिल करना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अभिलेख है, जो अभिलेख अशोक के हैं जितने भी हैं, उसमें ज्यादातर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं यहाँ, इसीलिए सर्वत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी, ये जो शब्द है ये अशोक के लिए यूज किया गया है, ये आप पीछे देख चुके हैं। मतलब देखने में सुंदर या देवताओं का प्रिय, इसका अर्थ होता है। और इससे क्या संकेत मिलता है, तो देवता शब्द कहाँ से आया है, ये हिंदू धर्म से आया है। तो इसका मतलब यह है कि अशोक ने भले ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन हिंदू धर्म में अभी भी उसकी आस्था थी, क्योंकि मूल रूप से ये क्या था, हिंदू था, बाद में बौद्ध बनता है। तो हिंदू धर्म की ओर इसका झुकाव अभी भी मौजूद था। इसके अलावा जो सिंघली अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश और महावंश, इससे अशोक के राज्यकाल में जो पटना वाला क्षेत्र है वहां पे बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति की जानकारी मिलती है। ये सब चीजें हमने पीछे देखी है। और अशोक का जो पौत्र था दशरथ, उसने भी यही काम किया था, उसने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि को खुद भी धारण किया था। तो दो लोग जो है यहाँ देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी की टाइटल को एज्यूम कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। इसके बाद अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के अधिकारी का वर्णन प्राप्त होता है। रज्जुक कौन था, तो ये जिलाधिकारी के तरह का होता था, मतलब उसी टाइप का इसका काम होता था, उसी टाइप के अधिकार होते थे। और जो चौथा स्तंभ लेख है अशोक का, उसमें रज्जुकों में पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए ये कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। मतलब माता पिता के तौर पे कौन है, अशोक है। और किसके माता पिता, तो पूरी जनता की, पूरी प्रजा के। कहा जाता है ना कि प्रजा जो होती है वो संतान की तरह होती है और राजा उसका पिता होता है, जनक होता है। जो सर्वोच्च पिता है वो तो ईश्वर है, लेकिन यहाँ पर राजा को भी ईश्वर की संज्ञा दी गई थी पहले के समय में। तो राजा जो होता था वो पूरी प्रजा का पालक यानी जनक, पिता माना जाता था। तो अशोक ने कहा कि मैं तो माता पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। और धात्री, धात्री का मतलब होता है कि पालन पोषण करने वाली माता, जो देख रेख करे। तो इस प्रकार की देख रेख करने वाली माता का जिम्मा जो रज्जुक है उनके पास है। ये प्रजा की देख रेख करेंगे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे, मतलब ये मेरी ओर से प्रजा के लिए प्रतिनिधि का काम करेंगे। ये सब अशोक ने कहा था। और रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों के अधिकार प्राप्त थे। मतलब रज्जुक जो थे ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसके बाद जो कारवां या काफिले होते थे, ये व्यापार के उद्देश्य से चलाए जाते थे। इन्हें सार्थवाह की संज्ञा दी गई है और अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। यहां तक तो वही बीती हुई जानकारियां थी, यहां पर कुछ नया जानने के लिए मिलेगा, इसे देख लेते हैं। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। जो अशोक के खुद के लेख हैं, मतलब उसके द्वारा खुदवाए गए या गुदवाए गए लेख हैं, उससे कुछ प्रशासन संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। तो जो तीसरा शिलालेख है, इससे 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। युक्त है, राजुक है, प्रादेशिक है, ये 3 है। तो जो युक्त होते थे ये जिले के अधिकारी होते थे, जो राजस्व को वसूलते थे। राजुक जो होते थे या रज्जुक जो होते थे, ये राजुक हैं, रज्जुक नहीं है, ठीक है। तो राजुक जो होते थे ये भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारी होते थे। और आजकल ये बंदोबस्त अधिकारी की भांति होते हैं, मतलब चकबंदी ऑफिसर होते हैं, उसके तौर तरीके पे आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रादेशिक जो होते थे ये मंडल के प्रधान अधिकारी होते थे, और यह संभागीय आयुक्त की तरह काम करते थे, और न्याय वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के जिम्मे था। तो इतनी भूमिका ये अकेले निभाते थे। यहां तक हमने मौर्यकालीन जो अशोक का प्रशासन था उसे देखा, और अशोक का दृष्टिकोण अपनी प्रजा के बारे में बाद में क्या था, पहले क्या था वो तो अलग चीज है, लेकिन बाद में कैसा रहता है इसका एक दर्शन हम कर चुके हैं। आगे भी ये सूचनाएं जारी रहेंगी। हम अभिलेखों के बारे में देखेंगे, उसकी लिपियों के बारे में देखेंगे, और किस प्रकार से मौर्यकालीन जो कर प्रणाली थी वो चलायमान होती थी और राज्य को कर व्यवस्था कैसी मिली हुई थी, यह सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।